हेलो क्लास 10 वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। पिछले कल हमने इस लेसन के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में वैश्वीकरण के बारे में पढ़ा था, उसका मीनिंग जाना था। तो आज के इस वीडियो में हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि कैसे विदेशों से सामान जो है वो किसी दूसरे देशों में या हमारे देश में पहुंचाया जाता है, उसको वहां से यहाँ पहुंचाने में या यहाँ का सामान विदेशों में पहुंचाने में कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जो अपना योगदान देते हैं, इसका किसी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे फैक्टर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। हमारा पहला पॉइंट है फैक्टर्स दैट हैव enabled ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। इसका अर्थ है कि जब किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा उत्पादन तैयार कर लिया जाता है तो फिर उस उत्पादन को विश्व के अलग-अलग भागों में, अलग-अलग देशों में कैसे पहुंचाए, कैसे उसका प्रचार एवं प्रसार करे। तो इस कार्य के लिए जो दो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है, पहला है परिवहन और दूसरा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। जब सामान तैयार कर लिया जाता है तो उसे बड़े-बड़े कंटेनरों में भर दिया जाता है। आप इस शिप पे बहुत सारे कंटेनर्स देख रहे हैं। तो इन कंटेनर्स में ये जो तैयार माल है ये सुरक्षित रहता है, कोई तोड़फोड़ नहीं होती है इससे। तो उसके बाद इन कंटेनर्स को समुद्री जहाजों, रेलों के द्वारा या फिर हवाई जहाजों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जाता है और वहां की स्थानीय मार्केट तक ये उत्पाद जो है वो हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इसके साथ ही इससे भी ज्यादा, यातायात से भी ज्यादा एक और महत्वपूर्ण ये जो कारक है वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन और फैक्स आदि इंटरनेट जैसी सुविधाएं जो हैं आती हैं और इसी के द्वारा, इन्हीं सुविधाओं के द्वारा जो सूचनाएं होती हैं उनको तत्काल प्राप्त करने के लिए और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद स्थापित करने के लिए इन सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब व्यापार को सुगम और सरल बनाना है, तो ये दो फैक्टर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। नेक्स्ट इसी का ही एक सब टॉपिक है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। इसमें हम चीनी खिलौनों का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमें पता है, हम देखते हैं कि जो भारतीय बाजार हैं वो चीनी खिलौनों से भरे पड़े हैं। तो चीनी खिलौनों के ऊपर अब मान लीजिए कि भारत सरकार जो है वो आयात कर लगा देती है, तब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर बहुत अधिक कर देना पड़ेगा, आयात कर देना पड़ेगा। तो कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो चीन के खिलौने अब भारतीय बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे जितना कि पहले हुआ करते थे और चीन से उनका आयात जो है वो अपने आप धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा भारत को कि भारत के जो छोटे-छोटे लघु उद्योग हैं या जो भी छोटे-मोटे कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं जो खिलौने बनाते हैं, वो फलने फूलने लगेंगे, उनमें रोजगार के अवसर सृजित होने लगेंगे, वो उसमें सामान की बिक्री जो है वो तीव्र गति से होने लगेगी। तो ये फर्क पड़ता है आयात कर से। आयात कर के लगाने से जो आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं उनको, उनकी मात्रा अगर कम करनी हो तो आयात कर बढ़ा दिए जाते हैं, यदि आयात होने वाली वस्तुओं की मात्रा बढ़ानी हो तो आयात कर कम कर दिए जाते हैं। तो अब हम जानेंगे ट्रेड बैरियर्स के बारे में। व्यापार अवरोधक क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि बाधा पहुंचाने वाला, व्यापार में बाधा पहुंचाने वाला व्यापार अवरोधक। तो व्यापार पर कोटा, सीमा प्रशुल्क आदि प्रतिबंधों को व्यापार अवरोधक कहा जाता है। Restrictions on trade, quota, border tariffs, etc. are called trade barriers. Next है liberalization, उदारीकरण। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। Liberalization is the process of removal of barriers or restrictions by the government. जब किसी सामान को किसी दूसरे देशों से आयात किया जाता है, यदि उस पे बहुत सारे
कर लगा दिए जाए, सीमा प्रशुल्क लगा दिया जाए, या एक उसका कोटा निर्धारित कर दिया जाए कि बस इतना सा ही कोटा देश में आना चाहिए। तो ये सारी शर्तें जो हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? व्यापार अवरोधक। और जब इन सभी शर्तों को हटा दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। इसी टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करना अति आवश्यक समझा गया। 1950 एवं 1960 के दशक में उद्योगों की स्थापना हुई, जिन्हें नवोदित उद्योगों को आयात से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए भारत सरकार ने आरंभ में केवल अनिवार्य वस्तुएं जैसे कि मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की अनुमति दी। सन 1991 की शुरुआत से नीतियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। सरकार ने यह महसूस किया कि अब भारतीय उत्पादकों को विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ चुका है। तो इस प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन तथा गुणवत्ता में सुधार होना अवश्यम भावी है, मतलब होना बहुत जरूरी है। आप अवश्यम भावी की जगह बहुत जरूरी भी लिख सकते हैं। अवश्यम भावी था, इसलिए सरकार इन अवरोधकों को हटाना चाहती थी। After attaining independence in 1947, the Government of India banned foreign trade and foreign investment, providing protection to the producers of the country from foreign competition was considered necessary. Industries were established in 1950s and 1960s, which the budding industries were not allowed to compete with imports. That is why the Government of India initially introduced only essential goods such as the import of machinery, fertilizer and petroleum allowed. Since the beginning of 1991, some important changes were made in the policies. The government felt that the time had come for Indian producers to compete with the world's producers. This competition was bound to improve the performance and quality of the country's producers. Therefore, the government wanted to remove these barriers. इसी टॉपिक के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? इसका आंसर है, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण इसलिए चाहते हैं ताकि उनके देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में सस्ते श्रम व अन्य संसाधनों का लाभ उठा सके। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, लेकिन विकसित देशों ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। यह न्याय संगत नहीं है। अतः विकासशील देशों को विकसित देशों से भी मांग करनी चाहिए कि वे भी अपनी नीतियां उदार बनाएं तथा किसानों को अधिक आर्थिक सहायता बंद करें तथा व्यापार व अवरोधकों को समाप्त करें। विकसित देशों को भी विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन करना चाहिए। Developed countries want liberalization of their trade and investment from developing countries so that their countries' multinational companies can take advantage of cheap labor and other resources in developing countries. In addition, the World Trade Organization has put pressure on developing countries for liberalization of trade and investment, but developed countries have refused to accept it. This is not fair. Therefore, developing countries should also demand from developed countries that they should also liberalize their policies and stop financial aid to the farmers and eliminate the barriers on trade. Developed countries should also follow the WTO rules. WTO means World Trade Organization. Next है question number 7. व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है?
तो व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण से अभिप्राय यह है कि विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधकों को हटा दिया जाता है, जिससे विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण होता है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है, जो अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के जरिए संभव हो सकती है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति से भी वैश्वीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। यदि वस्तुओं और सेवाओं का सुगमता से आयात निर्यात किया जा सकेगा, तो विदेशी कंपनियां अपने कार्यालय और कारखाने आसानी से स्थापित करने में सक्षम होंगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों के द्वारा ही विदेशी व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। अधिक निवेश व व्यापार के द्वारा ही विभिन्न देशों के उत्पादन का एकीकरण संभव हुआ है। इससे विश्व के देश एक दूसरे के और निकट आ रहे हैं। इस तरह व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में सहायता पहुंचा रहा है। Liberalization of trade and investment policies means that the barriers to foreign trade and foreign investment are removed, leading to integration into markets and products of different countries. Globalization is the process of mutual relations and rapid integration between different countries, which can be possible through increased foreign investment and foreign trade. More and more goods, services, investment and technology are being exchanged between different countries. Rapid advancement in technology has also catalyzed the globalization process. If goods and services can be easily imported and exported, then foreign companies will be able to set up their offices and factories easily. Foreign trade has grown significantly through the activities of multinational companies. Integration of production of different countries has become possible only through greater investment and trade. Due to this, the countries of the world are coming closer to each other. Thus, liberalization of trade and investment policies is helping in the globalization process. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसे हम शॉर्ट में WTO के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो विश्व व्यापार संगठन है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और जुलाई 2016 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के लगभग 165 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए उनको विवश किया हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप चाइना का देख सकते हैं। चाइना में जो भी तैयार माल होता है उसे वो विश्व के काफी सारे देशों में वो बेचने के लिए भेजता है, या मतलब अपने देश में निर्मित माल को दूसरे देशों में बेचता है। लेकिन दूसरे देशों में बना हुआ माल जो है वो चाइना की मार्केट में बेचने पर उसने प्रतिबंध लगा रखे हैं। वहां से बाहर से कोई भी माल जो है वो चाइना में नहीं बेचा जा सकता। चाइना में सिर्फ वही सामान वहां के लोग खरीद सकते हैं जो चाइना में ही बना हुआ होता है, बाकी दूसरे देशों का सामान वो नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण के भारत पर कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं और कुछ बुरे प्रभाव भी हैं, तो इनको हम बारी बारी से अभी जानेंगे। सबसे पहले हम इसके गुड इफेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका पहला जो इफेक्ट है वो है धनी वर्ग के उपभोक्ता को लाभ। वैश्वीकरण के कारण जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित लोग हैं वो है धनी वर्ग के उपभोक्ता, क्योंकि इनकी खर्च करने की क्षमता बहुत अधिक रहती है। इसलिए इनके पास ग्लोबलाइजेशन के कारण अब हर कोई भी किसी भी सामान के लिए इनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। महंगे से महंगा ब्रांड ये खरीद सकते हैं और पहले की अपेक्षा इनका जो लाइफस्टाइल है वो और अधिक ऊंचे स्तर पे चला गया है। तो सबसे ज्यादा लाभ
प्राप्त करने वाले ये धनी वर्ग के उपभोक्ता हैं। फिर दूसरा है निवेश में वृद्धि। जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में, आप मान लीजिए भारत में आकर वो अपने फर्म स्थापित करती है, कारखाना मिल लगाती है, तो इसके लिए उसे क्या करना होता है, वहाँ की जमीन खरीदनी पड़ती है या लीज पे लेनी होती है, और उसके आसपास जो भी मतलब कच्चे सामान की जो भी उपलब्धता है उस पे उसकी नजर होती है, मतलब कच्चा सामान खरीदती है, वहाँ की जो लेबर होती है उसको वो हायर करती है। तो इस तरह से एक तरह से वो उस देश में निवेश करती है। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि निवेश क्या होता है, जो भूमि की खरीद या जिस भी किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश कहते हैं। तो या मशीनरी खरीदने के लिए जो व्यय किया जाता है। तो इस तरह से भारत में निवेश में भी वृद्धि हुई है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आ जाने से। इन शॉर्ट, जो ग्लोबलाइजेशन है उससे भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। और नंबर 3, रोजगार में वृद्धि। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आ जाने से जो आसपास के एरिया हैं वहां पे जो बेरोजगार युवा है उन्हें रोजगार के अवसर मिले हैं उन कंपनियों में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। नंबर 4, भारतीय कंपनियों को उभरने का अवसर। तो भारतीय जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा है, इन्फोसिस है, ये दूरसंचार कंपनी है, या रेनबैक्सी है जो दवाएं बनाती है, एशियन पेंट्स है जो पेंट वगैरह बनाती हैं, इन कंपनियों को उभरने का मौका मिला है। ये कंपनियां ना सिर्फ अपने ही देश में बल्कि अब विदेशों में भी ये अपना नाम कमाने लगी है। नंबर 5, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए अवसर। जो वैश्वीकरण है उसके कारण हमारे देश में जो सूचना तंत्र है या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है उसे विश्व भर में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसे फलने फूलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये वैश्वीकरण के गुड इफेक्ट्स थे। अब इसके कुछ बैड इफेक्ट्स भी हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो बैड इफेक्ट क्या है वो है छोटे उत्पादक। तो बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आ जाने से, बड़ी स्केल पे उत्पादन करने से जो सामान होता है वो सस्ता होता है, काफी सस्ता होता है, और जो घरेलू उद्योगों में या छोटे-मोटे व्यापारियों के द्वारा जो सामान तैयार किया जाता है उसकी लागत ज्यादा आने की वजह से उसकी उन वस्तुओं की कीमतें भी ऑब्वियसली ज्यादा होती हैं। तो जब लोगों के पास 2 विकल्प होते हैं, एक सस्ता सामान है, सेम वैसा ही सामान जो है महँगा है, तो ऑब्वियसली लोग जो है वो सस्ते सामान को प्रेफ़रेंस देते हैं, उस चीज़ को वो खरीदते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे लघु उद्योगों में लगे हुए मज़दूर हैं या छोटे उत्पादक हैं, उनका जो उत्पादन होता है वो बिकता नहीं है, और वो जो फर्में हैं वो बंद होने की कगार पे आ जाती हैं। तो छोटे उत्पादक इससे नष्ट हो जाते हैं। उनके सामने 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो कॉम्पिटिशन करे इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ, जो कि बहुत ही मुश्किल का काम है, या फिर वो अपनी जो भी फर्म है उसको वो बंद कर दे, या जो भी उद्योग है उसको वो बंद कर दे। और नंबर 2 है प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ यह है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है। इस टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है? तो कंपनियां क्या करती हैं, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुओं की मांग करती है। इसके लिए वह अपनी लागत को कम करने की कोशिश करती है। कच्चे माल की लागत में कटौती करना असंभव है, इसलिए कंपनी श्रम की लागत में भी कटौती करती है। इसलिए कंपनियां श्रमिकों को अस्थायी रोजगार देती है, ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन न देना पड़े। श्रमिकों से अधिक घंटे तक काम लिया जाता है और कम मजदूरी पर अधिक उत्पादन तैयार करवाया जाता है, जिससे वह अधिक लाभ अर्जित करती हैं। श्रम कानूनों में लचीलापन होने से कंपनियों को अधिक आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने में आसानी होगी तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उन्हें भी लाभ होगा।
Companies demand the cheapest items to make more profit. For this, it tries to reduce its cost. It is impossible to cut the cost of raw materials, so that company also cuts the cost of labor. Hence, companies give temporary employment to the workers so that workers do not have to pay salaries throughout the year. Workers are employed for more hours and more production is prepared at lower wages, which makes them more profitable. The flexibility in labor laws will make it easier for companies to set up production units in the economic sector, and they will also benefit in global competition. नेक्स्ट हमारा फोर्थ टॉपिक है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। इसका अर्थ है कि जो वैश्वीकरण है वो एक न्याय संगत होना चाहिए, जिसमें जो हमारे भारत के या किसी भी देश के जो घरेलू उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बेरोजगारी नहीं फैलनी चाहिए। देश जो है वो पूरी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ करे, उसका आर्थिक विकास हो। तो इस तरह से एक समरूपता इसमें कैसी आनी चाहिए, उसके लिए जो है वो हमें संघर्ष करना चाहिए, किसी भी देश की सरकार को संघर्ष करना चाहिए। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो वैश्वीकरण से विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, परंतु वैश्वीकरण से सिर्फ धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभ उठा रहे हैं। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से बहुत छोटे उत्पादक तथा श्रमिक भी प्रभावित हुए हैं। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिलने वाले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपभोग किया है। दूसरी तरफ अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। श्रम कानूनों में अधिकाधिक लचीलापन होने के कारण श्रमिकों का शोषण हुआ है। इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल उपभोक्ता वस्तुओं या सेवाओं में निवेश करती हैं, जिनके खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इनका गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, अतः उत्पादकों और कर्मचारियों पर वैश्वीकरण का समान प्रभाव नहीं पड़ा है। श्रम कानूनों में लचीलापन होने के कारण सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकी है। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने श्रमिकों का शोषण किया है, उन्हें अनियमित आधार पर नौकरी दी है, जिससे वे भविष्य निधि व अन्य सुविधाओं से वंचित रह सके। श्रमिकों को कम वेतन दिया जा रहा है तथा उन्हें अतिरिक्त घंटों के कार्य के लिए कुछ भी अदायगी नहीं की जा रही। वैश्वीकरण से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं, जिससे वे बाजार से बाहर हो रहे हैं। अतः वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं कहा जा सकता। Globalization has accelerated the process of rapid integration between different countries. Multinational companies are playing an important role in the process of globalization, but only the rich consumers and skilled, educated, and rich producers are benefiting from globalization. Very small producers and workers have also been affected by increased competition. Educated, skilled, and affluent people have best consumed new opportunity from globalization. On the other hand, many people have not got a share in the profits. Labor has been exploited due to greater flexibility in labor laws. In addition, multinational companies invest only in consumer goods and services, whose buyers are people from the affluent class. This has adversely affected the poor. Hence, globalization has not had the same effect on producers and workers. The government has been able to attract foreign investment due to flexibility in labor laws. This has led to multinational companies exploiting workers. They have been given jobs on irregular basis so that they can be deprived of provident fund and other facilities. The workers are being paid less and they are not being paid anything for extra hours. They have been badly affected by globalization because they cannot compete with multinational, causing them to exit the market.
Therefore, the effect of globalization cannot be called equal. Now this is question number 10. मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है और दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे अगर आप लोगों को इसका जवाब देना पड़े तो दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही हैं, परंतु इन लोगों का यह जवाब होगा कि आज के युग में हम बिना वैश्वीकरण के उन्नति नहीं कर सकते। भारत जैसे देश में जहां पूंजी की कमी है तथा श्रम अधिक मात्रा में पाया जाता है, वैश्वीकरण के कारण इनका उपयोग सही हो रहा है। कोई भी देश अपने ही देश में सब कुछ पैदा नहीं कर सकता, अतः वैश्वीकरण का मार्ग हर एक देश की आज की जरूरत है। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों बीमा, बैंकिंग व खाद्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं। इस प्रकार के निवेश देश के लोगों को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित कर रहे हैं। दूसरी ओर वैश्वीकरण ने न केवल हमारे कृषकों बल्कि छोटे उद्योगों को भी मायूस किया है। खिलौने उत्पादक जैसे छोटे उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतियोगिता न कर पाने के कारण बंद हो गए हैं। इसलिए दोनों ही तर्क कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है और वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है, दोनों ही तर्क क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। Both people are right in their respective places, but the answer of these people will be that in today's age, we cannot progress without globalization. In a country like India, where there is scarcity of capital and labor is found in large quantities due to globalization, their use is getting right. No country can produce everything in its own country. Therefore, the path of globalization is the need of every country today. More and more multinational companies, MNCs, are investing in various sectors like insurance, banking, and food. These types of investment are benefiting the people of the country in various ways. On the other hand, globalization has disappointed not only our farmers but also small industries. Small industries such as toy producers have closed down due to non-competition from multinationals. Therefore, both the argument that globalization has hurt the development of our country and globalization has helped in the development of India are correct. And this is question number 9. वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो वैश्वीकरण के भविष्य में जारी रहने के कारण विश्व के विभिन्न देशों से वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक, पूंजी आदि का आदान प्रदान क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अतः आज से 20 वर्ष बाद विश्व एक ही बाजार बन जाएगा। कोई भी देश संसार के किसी भी देश में वस्तुएं खरीद सकेगा तथा अपनी वस्तुएं बेच सकेगा। 20 वर्ष बाद विश्व और भी अधिक आपस में जुड़ जाएगा। व्यापार में जारी सभी प्रतिबंध लगभग समाप्त हो जाएंगे। भारत में विश्व एक महाशक्ति का रूप धारण कर लेगा, जिससे यहाँ विकास की दर बढ़ेगी व लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। वैश्वीकरण से अभी विकसित देशों को अधिक फायदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने व्यापार की शर्तें अपने अनुकूल बनाई हैं। वह कृषि में अत्यधिक आर्थिक सहायताएं प्रदान कर रहे हैं, जबकि भारत जैसे देशों को आर्थिक सहायता समाप्त करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। विश्व व्यापार के नियम भी विकसित देशों के अनुरूप बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार विकासशील देशों को बाध्य किया जा रहा है कि वे अपने अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों के लिए खोलें। यदि इस प्रकार की शर्तें रही तो 20 वर्ष बाद अल्प विकसित व विकासशील देशों की स्थिति और दयनीय हो सकती है। अतः न्याय संगत वैश्वीकरण बढ़ाना चाहिए, जिससे कि विभिन्न देश एक दूसरे के और समीप आएंगे। As the future of globalization countries, the exchange of goods, services, technology, capital, etc. from different countries of the world will stop. Therefore, 20 years from today, the world will become a single market. Any country can buy goods and sell its goods in any country of the world. After 20 years, the world will become more interconnected.
all restrictions issued in trade will be almost eliminated. India will take the form of a superpower in the world, which will increase the rate of development here and improve the standard of living of the people. The developed countries have now benefited more from globalization as they have adapted their terms of trade. It is providing immense financial assistance in agriculture while forcing countries like India to cease funding. The rules of the world trade have also been tailored to the developed countries. According to these rules, developing countries are being forced to open their economies to developed countries. If such conditions remain, then after 20 years, the situation of underdeveloped and developing countries can become even more pathetic. Therefore, equitable globalization should be increased so that different countries will come closer to each other. तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी टॉपिक के साथ हमारा इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इस बुक का 5th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उस चैप्टर के बाद ही आपको इस ये जो इकोनॉमिक्स है इसका क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा। मतलब कि इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 3, 4 और 5 कंप्लीट करने के बाद ही इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन बैंक आएगा। तो इसके बाद इस बुक के लेसन नंबर 5 में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।